चलो बेटा अपन स्टार्ट तो करते हैं। ठीक है, अपन कर रहे थे एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो की एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एल्ब्यूगो की जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है, देखो बेटा, कल अपन ने करा था एल्ब्यूगो कवक में, एल्ब्यूगो फंगस में किस तरह से अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो सबसे पहले अब अपन जो देखना चाह रहे हैं वो ये देखेंगे, अलैंगिक जनन की बात चल रही है। ठीक है, तो कल मैंने क्या बताया था आपको, जो मतलब क्या होते हैं, क्या फॉर्मूले, मतलब जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये था बीजाणुधानीधर। हाँ ये देखना, खुशी मिलाई है बेबी। बीजाणुधानीधर के ऊपरी सिरे पर धीरे धीरे संकीर्णन प्रक्रिया द्वारा एक छोटी पतली भित्ति वाली गोलाकार बहुकेंद्र की बीजाणुधानी विकसित होती है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अलैंगिक जनन किसमें, एल्ब्यूगो नामक फंजाई में। तो बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर के ऊपरी सिरे पर धीरे धीरे संकीर्णन प्रक्रिया द्वारा एक छोटी पतली भित्ति वाली गोलाकार बहुकेंद्र की बीजाणुधानी स्पोरेंजियम विकसित होती है, और इस नव विकसित बीजाणुधानी के नीचे स्थित बीजाणुधानीधर फिर से सुदीर्घित होकर दूसरी बीजाणुधानी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल सक्सेशन में निरंतर जारी रहती है। तो क्या बता रही हूँ कि इस नवविकसित बीजाणुधानी के नीचे स्थित बीजाणुधानीधर फिर से सुदीर्घित होकर दूसरी बीजाणुधानी का निर्माण करता है। इस प्रकार बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया तलाभिसारी क्रम में निरंतर जारी रहती है, अर्थात बड़ी एवं परिपक्व बीजाणुधानियां ऊपर तथा, हाँ बेटा बोलो मैम, कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर बेटा आप अभी पेज नंबर मत खोलो। आपकी कौन सी बुक है, कौन सी बुक है आपकी? सीबीएच की बुक है। तो मेरे पास तो बेटा आरबीडी की बुक है। तो वैसे आरबीडी की बुक में तो मेरे पास है, इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हो हिंदी मीडियम वाले? हिंदी में मेरे पास आरबीडी की है बेटा। आरबीडी की बुक में आपके है 11.3 है, 11.2 एंड 11.3 ये आरबीडी की बुक है। सीबीएस तो मेरे पास इंग्लिश की है बेटा। ठीक है, तो आप ठीक है, तो इस पे सुनो आप। इस प्रकार बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल सक्सेशन में निरंतर जारी रहती है। तो आप बेसिपिटल सक्सेशन से क्या समझते हो? तो बेसिपिटल सक्सेशन में क्या होता है, बड़ी एवं परिपक्व बीजाणुधानियां ऊपर तथा छोटी एवं अपरिपक्व बीजाणुधानियां नीचे की ओर अवस्थित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बीजाणुधानीधर के ऊपरी सिरे पर असंख्य बीजाणुधानियों की एक श्रृंखला बन जाती है। तो ये देखो अपन फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला फिगर देखना जिसको मैं बता रही हूँ, ये देखना एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो में अलैंगिक जनन बता रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक बीजाणुधानीधर, ये देखना प्रत्येक बीजाणुधानीधर के ऊपरी सिरे पर असंख्य बीजाणुधानियों की एक श्रृंखला बन जाती है। तो आप ये देख रहे हो फिगर डी एंड फिगर टी में देख रहे हो। इसी प्रकार इसमें देखना बीजाणुधानीधर के ऊपर बीजाणुधानियां विकसित हो रही हैं। तो कहाँ तक बताया कि पास अवस्थित दो बीजाणुधानियों की एक श्रृंखला, हाँ बेटा बात नहीं, आपस में बात नहीं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बीजाणुधानीधर के ऊपरी सिरे पर असंख्य बीजाणुधानियों की एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है,
तो पास पास अवस्थित दो बीजाणुधानियों की एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पास अवस्थित दो बीजाणुधानियों के बीच एक डिसजंक्टर पैड, वियोजक पैड का इनकी उभयनिष्ठ द्वारा निर्माण होता है। तो वियोजक पैड के गल जाने पर आपस में संलग्न बीजाणुधानियां अलग हो जाती हैं और परपोषी की बाह्य त्वचा बीजाणुधानियों के दबाव के कारण पहले कुछ ऊपर की ओर उठती हैं, फिर अंत में बढ़ते हुए दबाव के कारण पड़ जाती हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, पास पास अवस्थित दो बीजाणुधानियों के बीच एक वियोजक पैड, डिसजंक्टर पैड का इनकी उभयनिष्ठ द्वारा निर्माण होता है और वियोजक पैड के गल जाने पर आपस में संलग्न बीजाणुधानियां अलग हो जाती हैं। कौन है ये भी, कामाक्षी और कृष्णा भगत भी आ गई। ठीक है, तो परपोषी की बाह्य त्वचा बीजाणुधानियों के दबाव के कारण पहले कुछ ऊपर की ओर उठती है, फिर अंत में बढ़ते हुए दबाव के कारण पड़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप परपोषी अधोत्वचा अनावृत हो जाती है। तो इस अनावृत भाग में सफेद महीन चूर्ण के रूप में बीजाणुधानियां मौजूद दिखाई देती हैं और बीजाणुधानियों की सफेद संहति के कारण एल्ब्यूगो संक्रमण द्वारा उत्पन्न रोग को श्वेत किट रोग कहा जाता है। तो आगे बेटा स्लाइड शेयर में कर ही रही हूँ आपके साथ। तो कहाँ तक बता दिया कि सफेद चूर्ण के रूप में निरूपित बीजाणुधानियों का प्रकीर्णन जल, वायु या अन्य साधनों के द्वारा होता है। तो देखना बेटा, आप बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया। अंकुरन के समय अनुकूल वातावरण में प्रत्येक बीजाणुधानी का जीव द्रव्य विभाजित होकर लगभग 8 एक केंद्र की खंडों का निर्माण करता है। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक खंड से रूपांतरण द्वारा एक द्विकशाभिकीय एवं वृक्काकार चल बीजाणु का निर्माण होता है। तो बीजाणुधानी की बाहरी भित्ति के फट जाने पर ये परिपक्व चल बीजाणु एक पुटिका के रूप में मुक्त हो जाते हैं और बाहर आते ही कुछ समय पश्चात ये पुटिका विलीन हो जाती है। तो जल में कुछ समय तैरने के पश्चात हाँ बेटा भूमिका, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? जल में कुछ समय तैरने के पश्चात चल बीजाणु परपोषी के गुतकों पर स्थिर हो जाते हैं और इनकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। अब ये गोलाकार आकृति ग्रहण करके स्वयं की एक नई भित्ति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया आपको, ये है बीजाणुधानियों का अंकुरन। तो ये किसमें हो रहा है? एल्ब्यूगो में जब बीजाणुधानी का अंकुरन होता है तो आप कहोगे अंकुरन के समय अनुकूल वातावरण में प्रत्येक बीजाणुधानी का जीव द्रव्य विभाजित होकर 8 एक केंद्र की खंडों का निर्माण करता है और इस प्रकार निर्मित प्रत्येक खंड से रूपांतरण द्वारा एक बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिकीय एवं वृक्काकार चल बीजाणु का निर्माण होता है और बीजाणुधानी की बाहरी भित्ति के फट जाने पर चल बीजाणुधानी की भारी भित्ति के फट जाने पर परिपक्व चल बीजाणु पुटिका के रूप में मुक्त हो जाते हैं और बाहर आते ही कुछ समय पश्चात चल बीजाणु कुछ
बाहर आते ही कुछ समय पश्चात पुटिका विलीन हो जाती है, पुटिका विलीन हो जाती है और जल में कुछ समय तैरने के पश्चात चल बीजाणु परपोषी के ऊतकों पर स्थिर हो जाते हैं व इनकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। अब इनका कैसे होता है? बीजाणुधानी का अंकुरन उपयुक्त परपोषी के सतह पर पहुंचने के बाद 2-3 घंटे के बीच में हो जाता है और बीजाणुधानी के अंकुरन की उपरोक्त प्रक्रिया इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहलाती है। तो अपन ये देखते हैं, अब देख रहे हैं जो बीजाणुधानी का अंकुरन उपयुक्त परपोषी की सतह पर पहुंचने के बाद 2-3 घंटे के बीच में हो जाता है और बीजाणुधानी के अंकुरन की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष अंकुरन इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहलाती है। तो अपन ने क्या देखा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब एल्ब्यूगो की कुछ प्रजातियां हैं। एल्ब्यूगो की कुछ प्रजातियां जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो ब्लिटाई एवं एल्ब्यूगो स्पाइनुलोसा में बीजाणुधानी अधिक तापमान एवं कम आर्द्रता की स्थिति में कोनिडियम के समान व्यवहार करने लगती है और यह चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं करती बल्कि सीधे ही परपोषी पत्ती की सतह पर अंकुरित होकर जनन नलिका उत्पन्न करती है और यह जनन नलिका जर्म ट्यूब रंध्रों या घावों के द्वारा परपोषी शरीर में प्रवेश करके संक्रमण उत्पन्न करती है। तो बीजाणुधानी अंकुरन की यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष जर्मिनेशन, डायरेक्ट जर्मिनेशन कहलाती है। तो कुछ इंग्लिश में बता देती हूँ बेटा। हाउ द जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया occurs in albugo। तो किस तरह से होती है? तो आप देखना, sporangia after landing on suitable host germinate under suitable condition within few hours and it behaves as zoosporangium under low temperature, means on 10 degrees centigrade and moist condition. The zoosporangium absorbs water and swells and the protoplasm gets divided into 4 to 12 polygonal uninucleate units on the basis of number of nuclei in the sporangium. Means beta, the sporangium absorbs water and swells, and when the sporangium absorbs water and swells, the protoplasm gets divided into 4 to 12 polygonal uninucleate units and each protoplasmic unit is now converted into a zoospore. So the zoospores are transferred to the vesicle formed by the swelling of the papillum from the sporangium. Later the zoospores are released. The whole process is completed just in 2 minutes. So each zoospore is kidney-shaped biflagellate structure. तो कैसा दिखता है zoospore? Each zoospore is a kidney-shaped biflagellate structure having a longer whiplash and a smaller tinsel flagellum inserted laterally. The zoospores swim around for a while, then the zoospores become stationary on the host tissue and the flagella of the zoospores are shed off and the zoospores become spherical and develop a wall around them to get encysted. Now a germ tube is formed from the ancestral zoospore which penetrates to the stomata and forms intercellular mycelium. Now how the sexual reproduction occurs in zoospore, sexual reproduction occurs in albugo. So the sexual reproduction in albugo is of oogamous type. The male sex organ is called as antheridium and the female sex organ is called as ओगोनियम। तो एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ठीक है। अपन अब किसकी बात करेंगे? एल्ब्यूगो नामक कवक में लैंगिक जनन कैसे हो रहा है। तो अपन देखते हैं एल्ब्यूगो नामक कवक में लैंगिक जनन कैसे संबद्ध होता है। तो एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं अपन। तो एल्ब्यूगो में लैंगिक
जनन परपोषी के एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन परपोषी के वृद्धि काल की अंतिम अवस्था में संपन्न होता है। तो इस प्रजनन के मतलब लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप निषिक्तांड का निर्माण होता है, जो जीवन चक्र की विश्राम अवस्था कहलाती है। मतलब जब एल्ब्यूगो नामक कवक में लैंगिक जनन होता है तो निषिक्तांड ओस्पोर का निर्माण होता है, जो जीवन चक्र की विश्राम अवस्था कहलाती है। यहाँ लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। मतलब एल्ब्यूगो नामक कवक में जो लैंगिक जनन है वो कैसा होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। नर एवं मादा लैंगिक संरचनाएं जो पुंधानी एवं अंडधानी कहलाती हैं, वे परपोषी ऊतकों में काफी गहराई में अंतर्जात रूप से अंतर कोशिकीय स्थानों में पास लेकिन अलग अलग कवक सूत्रों पर विकसित होती है। तो एल्ब्यूगो नामक कवक में बेटा नर लैंगिक जनन क्या होता है, नर मतलब मेल सेक्स ऑर्गन तो होता है पुंधानी, और एल्ब्यूगो कवक में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है मादा जननांग है उसको कहते हैं अंडानी। तो नर एवं मादा लैंगिक संरचनाएं जो पुंधानी एवं अंडधानी कहलाती हैं, वो परपोषी ऊतकों में काफी गहराई में अंतर्जात रूप से अंतर कोशिकीय स्थानों में पास लेकिन अलग अलग कवक सूत्रों पर विकसित होती है। तो इन जनन संरचनाओं के विकास के कारण परपोषी में अतिवृद्धि एवं विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जनन संरचनाओं का विकास एवं आकारिकी निम्न प्रकार से होता है। तो पहले बात करते हैं एल्ब्यूगो नामक कवक में एंथ्रेडियम का विकास कैसा होता है, पुंधानी कैसी होती है। तो पुंधानी एक सुदीर्घित इलोंगेटेड एवं मुग्दर आकार क्लब शेप्ड हल्की सी मुड़ी हुई संरचना होती है, जो अंडधानी के समीप वाले कवक सूत्र के ऊपरी सिरे पर विकसित होती है। तो नर कवक सूत्र का ऊपरी सिरा इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकों के अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने के कारण फूलकर गुंबद आकार का हो जाता है। तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ हिनल जोशी को एडमिट करके, क्योंकि हिनल आई थी इसलिए मैंने कहा इनका एक स्लाइड और शेयर कर रहे हैं आपके साथ। वही वाली है, लैंगिक जनन एस्परजिलस में कैसे संपन्न हो रहा है। तो देखना बेटा लैंगिक जनन कैसे हो रहा है। ये बताया कि जो एंथ्रेडियम है ये एक सुदीर्घित एवं मुक्ताकार हल्की सी मुड़ी हुई संरचना होती है, जो अंडधानी के समीप वाले कवक सूत्र के ऊपरी सिरे पर विकसित होती है। तो नर कवक सूत्र का ऊपरी सिरा इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकों के अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने के कारण फूलकर गुंबदाकार हो जाता है एवं एक अनुप्रस्थ भित्ति के निर्माण के द्वारा शेष कवक जाल से अलग दिखाई पड़ता है। पुंधानी का विकास अंडधानी के साथ साथ ही होता है। तो परिपक्व पुंधानी में 6 से 12 केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक को छोड़कर अन्य सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। तो आप क्या याद रखोगे, जो मैच्योर एंथ्रेडियम है, परिपक्व पुंधानी है, उसमें 6 से 12 केंद्रक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इनमें से केवल एक केंद्रक को छोड़कर अन्य सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और शेष बचा हुआ केंद्रक नर युग्मक के समान कार्य करता है। तो एल्ब्यूगो की पुंधानी अंडधानी के पास ठीक पार्श्व में विकसित होती है। इसे परिजायंगी पुंधानी पेरिगाइनस एंथ्रेडियम कहते हैं। अब बात करेंगे oogonia की, तो मतलब अंडधानी की।
तो एक स्लाइड इसकी भी शेयर कर देती हूँ। अंडधानी की अपन बात कर रहे हैं अब ये तो हो गया ऊगोनियम। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट द अंडधानी ऊगोनियम की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्ब्यूको नामक कवक में कवक सूत्र की किसी भी शाखा के ऊपरी सिरे में प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकों का एकत्रित हो जाने से ये भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है। बेटा बात नहीं है आपस में, मतलब ऊगोनियम की बात कर रहे हैं। कवक सूत्र की किसी भी शाखा के ऊपरी सिरे में प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकों के एकत्रित हो जाने से यह भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है तथा एक अनुप्रस्थ पट के निर्माण द्वारा शेष कवकसूत्र से अलग दिखाई पड़ता है। तो यह गोलाकार फूली हुई बहुकेंद्र की संरचना अंडधानी कहलाती है और अंडधानी में उपस्थित केंद्रक अब विभाजित होते हैं। ये अंडधानी के कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होते हैं और जैसे जैसे अंडधानी के विकास का क्रम आगे बढ़ता है तो इसके साथ ही इसके केंद्रीय भाग में अनेक रिक्तिकाएं बाद में आपस में जुड़कर अंडधानी के बाहरी भाग में एक रिक्तिका में परिद्रव्य पेरिप्लाज्म एवं भीतरी अंडद्रव्य ऊप्लाज्म के रूप में अंडधानी को विभेदित कर देती है। तो दोनों हिस्सों में बराबर की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब परिद्रव्य व अंडद्रव्य में दोनों में बराबर की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद परिद्रव्य के केंद्रक विभाजित होते हैं तथा इस समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित केंद्रकों में से आधे केंद्रक अंडद्रव्य में चले जाते हैं, शेष बचे हुए संतति केंद्रक परिद्रव्य में ही रह जाते हैं। तो एक फिगर शेयर कर रही हूँ बेटा, ये फिगर देखना आपको किसके दिखा रही है, एल्ब्यूको नामक कवक में लैंगिक जनन की अवस्थाएं। तो आप देख रहे हो ये तो है ये क्या है, मैंने बताया ऊप्लाज्म है, जो इसकी बात करी है अभी ऊप्लाज्म या ऊगोनियम की बात करिए ना, तो ऊगोनियम के बीच में मैं एनलार्ज कर रही हूँ स्लाइड को, ये देखना इसके जो केंद्र में है, मतलब भीतरी भाग क्या कहलाता है, ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म को क्या कहते हैं अपन, अंडद्रव्य। तो ये तो है अंडद्रव्य, ठीक है, ये किसमें है, ऊगोनियम में है। और बाहर का जो भाग है मतलब वो कहलाता है आपका पेरिप्लाज्म। तो जो परिद्रव्य कहलाता है बाहरी भाग का, जो ये देख लो बेटा मैं एरो घुमा रही हूँ, तो इसमें क्या है, जो ऊगोनियम दिख रहा है आपको, ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो बाहरी भाग है जो पेरिप्लाज्म कहलाता है और एक भीतरी भाग है जो कि ऊप्लाज्म कहलाता है। तो पेरिप्लाज्म को क्या कहते हैं अपन, परिद्रव्य कहते हैं, और ऊप्लाज्म को कहते हैं अपन अंडद्रव्य। तो कहने का मतलब है जो एल्ब्यूको में ऊगोनियम होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, विभेदित होता है, पेरिप्लाज्म व ऊप्लाज्म, जैसे कि बताया। अब अपन देखते हैं अंडधानी विकास के अंतिम चरण में अंडद्रव्य में केवल एक केंद्रक ही शेष रहता है जो मादा युग्मक के समान कार्य करता है। शेष बचे हुए केंद्रक कुछ कवक विज्ञानियों के अनुसार परिद्रव्य में आ जाते हैं। एक अन्य अवधारणा के अनुसार ऊप्लाज्म में एक केंद्रक को छोड़कर सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं एल्ब्यूको नामक कवक में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अंडधानी के परिपक्व हो जाने पर इसमें एक उभरा हुआ पेपिला या ग्राही उभार रिसेप्टिव पेपिला उत्पन्न होता है जो पुंधानी की दिशा में अग्रसर होता है। यह उभार पुंधानी की आंतरिक भित्ति, यह उभार पुंधानी में उद्दीपन उत्पन्न करके शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसके पश्चात
पुंधानी की आंतरिक भित्ति एक नलिका समान संरचना विकसित करती है जिसे निषेचन नलिका कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में देख रहे हो क्या होता है, अंडधानी के परिपक्व हो जाने पर इसमें एक उभरा हुआ पेपिला या ग्राही उभार उत्पन्न होता है जो पुंधानी की दिशा में अग्रसर होता है और यह उभार पुंधानी में उद्दीपन उत्पन्न करके शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसके पश्चात पुंधानी की आंतरिक भित्ति एक नलिका समान संरचना विकसित करती है जिसे निषेचन नलिका कहते हैं। देख रहे हो बेटा, ये तो है पुंधानी, है ना, और ये है अपना अंडधानी। तो पुंधानी ये देख लो, दिस इज द पुंधानी एंथीडियम। तो ये क्या विकसित कर रही है, एक निषेचन नलिका विकास कर रही है। जो बताया, जो पुंधानी है वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का विकास डेवलप करती है जो कि अंडधानी में प्रवेश करती है। तो जो निषेचन नली है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, वो अंडधानी में प्रवेश कर रही है। तो अपन ने क्या देखा कि पुंधानी की आंतरिक भित्ति से एक नलिका समान संरचना विकसित होती है जिसे निषेचन नलिका कहते हैं और यह निषेचन नलिका बेलनाकार निषेचन नलिका अंडधानी की भित्ति एवं परिद्रव्य को भेदती हुई अंडद्रव्य तक पहुंच जाती है। अंडद्रव्य में निषेचन नलिका के प्रवेश से पहले अंडद्रव्य का कणिका में कोशिका द्रव्य एक विशेष संहति बनाता है जिसे सीरोसेंट्रम कहते हैं। तो इस सीरोसेंट्रम के पास पहुंचकर निषेचन नलिका फट जाती है तथा नर केंद्रक मादा युग्मक से संयोजित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है जो आगे चलकर अपने आसपास एक भित्ति स्रावित करता है और इस द्विगुणित संरचना को निषिक्तान कहते हैं। तो अपन देखते हैं निषेचन के पश्चात सीरोसेंट्रम विलुप्त हो जाता है एवं निषेचन नलिका तथा पुंधानी धीरे धीरे सिकुड़कर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये अपन ने देखा किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इन एल्ब्यूगो। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछा हो तो पूछ लो, नहीं तो इंग्लिश में बता देती हूँ, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। हाँ बेटा, अब बात करते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम टेक्स प्लेस इन एल्ब्यूगो। मैम, हाँ बेटा। मैम, प्रतोद कशाब और कुर्च कशाब में क्या अंतर है? बेटा, प्रतोद कशाब और कुर्च कशाब को पहले आपको बताया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो कुर्च का मतलब प्रतोद, हाँ, जो प्रतोद को कहते हैं विप्लश फ्लैजिला। तो ये अंतर है कि जो प्रतोद कशाबिका है, विप्लश फ्लैजिला है, उसके ऊपर हेयर नहीं पाए जाते, रोम नहीं पाए जाते, और इन हेयर को, रोम को अपन क्या बोलते हैं, मस्टिगोनीम्स। ठीक है, तो आप बोलोगे जो प्रतोद कशाबिका है उसकी सतह स्मूथ होती है और इस पे रोम नहीं पाए जाते, जबकि आपने बोला कुर्च कशाबिका की सतह पर उस पे रोम पाए जाते हैं और इन रोम को अपन क्या कहते हैं, इन हेयर को अपन मस्टिगोनीम्स कहते हैं। अब पूछो, आया समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, कौन बोल रहे थे, किससे पूछा था क्वेश्चन? मैंने, मनीषा। ठीक है बेटा, आया ना मनीषा? मतलब कुर्च तो हो गया, Yes, ma'am. कुर्च क्या हुआ, कुर्च कशाबिका ऐसा है, कशाबिका मतलब फ्लैजिलम जिसकी सतह पर, सरफेस पर रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, और इन रोम को भी नाम दे रखा है। इनका नेम क्या है, मतलब जैसे बॉटनी में मस्टिगोनीम्स। ठीक है, लेकिन जो विप्लश है, विप्लश को अपन क्या बोलेंगे, जैसे आपने पूछा प्रतोद कशाबिका पे रोम नहीं पाए जाते, मस्टिगोनीम्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंथीडियम मतलब हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम अकर्स इन एल्ब्यूगो। द एंथीडियम इज फॉर्म्ड by the swelling of the hypal tip
and this antherium is multinucleate and club shaped. Soon the antherium gets separated from the rest of the hyphae by a septum. Now, oogonium in albugo is spherical and multinucleate, and this oogonium also gets separated from the rest of the hyphae by a septum. Now, initially the nuclei are uniformly distributed, but later the cytoplasm becomes dense and spherical in the center and is called as ooplasm. The nuclei in the ooplasm divide and half of them shift to the periphery. The peripheral cytoplasm is called as periplasm and is vacuolated. तो कहने का मतलब है in the oogonium is divided into two parts. The peripheral cytoplasm is called as periplasm, and the nuclei and in the center there is the ooplasm. So all the nuclei in the periplasm get degenerated, and all the nuclei except one functional nucleus in the ooplasm degenerate in albugo candida. Soon a spherical and granular cytoplasmic structure called caenocentrum develops close to the female nucleus in the ooplasm. Formation of caenocentrum is an important pre-fertilization event. Now I will talk about a small receptive papilla develops from the oogonium, which comes in contact with the antherium developing close by. Immediately the inner wall of the antherium protrudes as fertilization tube, which enters the ooplasm, penetrating the receptive papilla and passing through the periplasm. The fertilization tube bursts when it reaches the caenocentrum and the male nucleus is released. So the male and the female nuclei fuse to form a diploid nucleus. अच्छा, इसके बाद मैंने जो बताया आपको, ये तो अपन समाप्त कर लेते हैं. एक बार शेयर स्क्रीन और कर देती हूँ. हो गया 10-10 फिर आपकी क्लास होगी. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लो. कल अपन फिर एल्ब्यूगो ही करेंगे. एल्ब्यूगो में आपका फर्टिलाइजेशन तो हो ही गया है, इसका डिजीज है वो बचता है बेटा. वैसे टाइम हो गया है.